उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है। वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। कभी वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहलाए तो कभी सियासत के सबसे सुलझे हुए राजनेता, कभी सोनिया गांधी की कठपुतली कहकर उनकी आलोचना की गई तो कभी उनके फैसलों की खूब वाहवाही हुई। हम बात कर रहे हैं भारत के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की, जिन्होंने न सिर्फ देश को आर्थिक संकट से बाहर निकाला था बल्कि लोगों को लाइसेंस राज से भी मुक्ति दिलवाई। मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपने 10 सालों के कार्यकाल में कुल 117 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जबकि उनके बाद प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। दुनिया भर के राजनीतिक विशेषज्ञ मनमोहन सिंह को एक कुशल राजनेता मानते हैं, लेकिन हमें बड़ी ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके देश के ही लाखों लोग उनके फैसलों की अहमियत नहीं समझ पाए। शायद इसीलिए कि वो अपने शर्मीले स्वभाव के चलते बहुत कम बोलते थे, लेकिन आज हम आपको इस विराट शख्सियत की कुछ ऐसी अनसुनी अनकही कहानी सुनाएंगे जो आपको तालियां बजाने पर मजबूर कर देगी। मगर आप जानते ही हैं कि 26 दिसंबर 2024 के दिन हमने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आप प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में 2 अच्छे शब्द जरूर लिखिए। प्यारे देशवासियों, आज मैं आपको प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बात संबोधित कर रहा हूँ। मेरा सार्वजनिक जीवन एक खुली किताब है। मैंने हमेशा अपनी पूरी क्षमता से अपने महान राष्ट्र की सेवा करने की कोशिश की है। मुझे जो कुछ भी मिला है इस देश से ही मिला है। एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। मनमोहन सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1932 के दिन अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गाह गांव में हुआ था। ये इलाका पाकिस्तान में है। मनमोहन सिंह का बचपन काफी संघर्षों से भरा था। उनके गांव में ना बिजली थी, ना ही नल, ना स्कूल और ना ही अस्पताल। वो अपने गांव में मीलों दूर पैदल चलकर एक उर्दू मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते थे। बचपन में ही उन्हें पढ़ाई में इतनी रुचि थी कि वो रोज रात को केरोसिन लैंप जलाकर अलग अलग किताबें पढ़ा करते थे। इस तरह उन्होंने अपने बचपन के 12 साल बिना बिजली के गुजारे, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था। आपने देखा होगा कि मनमोहन सिंह बेहद मोटा चश्मा पहनते थे, जिसके बारे में बात करते हुए एक बार उन्होंने कहा था कि लैंप के माध्यम से प्रकाश में पढ़ने से मेरी आंखें कमजोर हो गई थी, इसलिए आगे चलकर उन्हें इतने बड़े नंबर का मोटा चश्मा पहनना पड़ा। मनमोहन सिंह की पहली जुबान उर्दू थी, क्योंकि उन्होंने उर्दू मीडियम स्कूल से पढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता था और जब भी हिंदी में भाषण देते थे तो उर्दू के बड़े ही अक्षरों में वो लिखा होता था। वहीं वो अपने भाषण में कई बार उर्दू भाषा के शब्दों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री बनने के बाद 15 अगस्त 2004 के दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था, तब उन्होंने ये भाषण दिया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को कई बार मौन मोहन और सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल कहकर भी उनकी आलोचना की जाती थी, लेकिन उनके परिवारों के बीच राजनीतिक संबंधों के अलावा कुछ खास लगाव नहीं था और मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के संबंधों की पहली परीक्षा हुई थी इसी 15 अगस्त 2004 के भाषण के वक्त। दरअसल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भाषण से पहले उनके प्रेस सलाहकार संजय बारू को रिहर्सल के लिए भेजा गया, जिन्होंने अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में बताया है कि जब मैंने सिटिंग अरेंजमेंट देखी तो उसमें भाषण मंच से थोड़ा पीछे मनमोहन सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर की कुर्सी थी। उसके बाद वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी थी।
पहली पंक्ति से सोनिया गांधी की कुर्सी गायब थी, तो मैंने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों से पूछा कि सोनिया को कहां बिठाया जाएगा, तो उसने चौथी या पांचवी पंक्ति की तरफ इशारा कर दिया जहां उनकी बगल में नजमा हेपतुल्लाह को बिठाया जाना था। मैं यह सुनकर शॉक हो गया और मैंने सोचा कि इससे मनमोहन सिंह को व्यक्तिगत तौर पर बहुत शर्मिंदगी होगी और सोनिया गांधी भी अपमानित महसूस करेंगी। बहरहाल समय रहते सोनिया गांधी की सीट बदलकर उन्हें सबसे आगे कैबिनेट मंत्रियों के साथ बिठाया गया और संभावित अपमान टल गया। लेकिन दोस्तों, शायद उसी दिन के बाद सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के फैसलों में दखल देना शुरू कर दिया था, फिर चाहे वो मंत्रिमंडल को चुनना हो या राजनीतिक के फैसले। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह भी मान लिया था कि पार्टी अध्यक्ष का पद प्रधानमंत्री के पद से अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि जब भी आम जनता के हित की बात आती थी तो मनमोहन सिंह किसी की नहीं सुनते थे। जैसे कि उन्होंने राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन नियम निकाला, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों को सरकारी स्कूल में बेहतरीन शिक्षा मिलने लगी और स्कूल ड्रॉप आउट रेट कम हुए। उनकी सरकार ने राइट टू इंफॉर्मेशन लॉज के कई बदलाव किए, जिससे जनता को सरकारी अधिकारियों से सवाल पूछने की आजादी मिली। कई फाइनेंशियल वेलफेयर स्कीम्स निकाली, गरीबों तक मुफ्त में अनाज पहुंचाना शुरू किया। अब आप कहेंगे कि यूपीए सरकार में ही बहुत करप्शन था, तो हाँ, वो भ्रष्टाचार निचले लेवल के कई मंत्रियों और सरकारी अधिकारियों से किया गया था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह का चरित्र शीशे की तरह साफ था। यहां तक कि वो अपने परिवार के लोगों को सरकारी गाड़ी तक में बैठने की अनुमति नहीं देते थे। जी हां, मनमोहन सिंह की बेटी दमन सिंह ने उन पर लिखी जीवनी में उनकी शख्सियत के कई पहलुओं को दुनिया के सामने रखते हुए बताया, मेरे पिता को ना तो अंडा उबालना आता था और ना ही टेलीविजन ऑन करना। हमें उनकी सरकारी गाड़ी में बैठने का कभी मौका नहीं मिला। अगर हम किसी जगह पर जा रहे हों और वो जगह उनके रास्ते में पड़ रही हो, तब भी वे हमें अपनी सरकारी गाड़ी में नहीं बैठने देते थे। किन्हीं कारणों से उन्हें अपनी चाल पर नियंत्रण नहीं था और एक बार जब वो तेज चाल से चलने लगते थे तो उनकी चाल चाहने पर भी धीमी नहीं पड़ती थी और उनके साथियों को उनके साथ चलने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती थी। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रारंभिक जीवन की कहानी पर वापस आएं तो उनका नाम मनमोहन पड़ने के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी। तो जब मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था तब उनके पिता गुरुमुख सिंह और परिवार के बाकी सदस्य उसे लेकर पंजाब साहिब पहुंचे, जहां ग्रंथी साहब ने गुरु ग्रंथ साहब का पन्ना खोला तो उसका सबसे पहला शब्द था मन, और इस तरह बच्चे का नामकरण हुआ मनमोहन। जब वो छोटे थे तो लोग प्यार से उन्हें मोहना कहकर बुलाते थे। बाद में यही मोहना लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री बना और आज दुनिया उन्हें सदी के सबसे महान अर्थशास्त्री के रूप में याद करती है। आप में से काफी कम लोग जानते होंगे कि पंजाब प्रांत के पाकिस्तान वाले इलाके में जन्मे मनमोहन सिंह ने काफी कम उम्र में अपनी मां को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था और महज 14 की उम्र में उन्होंने बंटवारे का दर्द सहा था। देश के बंटवारे के वक्त उनका परिवार पंजाब के हल्द्वानी में माइग्रेट हुआ, जहां वे अमृतसर शिफ्ट हुए, जहां उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर और मास्टर्स की डिग्री पूरी की। जिसके बाद मनमोहन आगे की पढ़ाई के लिए साल 1954 में इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उनकी दोस्ती जगदीश भगवती से हुई थी, जो दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरल स्वभाव को लेकर जगदीश बताते हैं कि यूं तो मनमोहन ने सारे शहरी तौर तरीके सीख लिए थे, लेकिन उनकी एक ऐसी आदत थी जो इंग्लैंड में रहकर भी नहीं बदली। उनका प्रारंभिक जीवन गांव में बीता था। भारत के गांव में लोग दिन भर फ्रेश रहने के लिए सूर्योदय के साथ ही नहा लेते थे। मनमोहन सिंह इंग्लैंड आकर भी इस आदत को नहीं बदल सके, बल्कि वो यहाँ सर्दियों में भी हर सुबह 4 बजे नहा लेते थे। मुझे तभी लगा था कि ये किसी मुकाम पर जाएंगे, लेकिन काफी कम लोग जानते हैं कि अनुशासन का पालन करने के साथ सुबह जल्दी नहाने के लिए युवा मनमोहन सिंह के पास एक और वजह थी। दरअसल वो काफी शर्मीले और शांत स्वभाव के थे। उन्हें इस बात पर शर्म आती थी कि वो कॉमन बाथरूम में बिना पगड़ी और खुले बालों के साथ जाएं, इसलिए वो पूरे हॉस्टल में सबसे पहले उठकर नहाने चले जाते थे। अब सुबह तड़के नहाने के समय बाथरूम में गर्म पानी उपलब्ध नहीं होता था, इसलिए मनमोहन सिंह कैम्ब्रिज की कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाया करते थे। संजय बारू लिखते हैं कि सुबह जल्दी उठने की अपनी आदत के कारण ही प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो 8:30 बजे नाश्ता कर लेते थे, जिसके बाद वो सुबह 9 बजे तक रात 9 बजे तक काम करते थे। हाँ, बीच में दिन के खाने के बाद वो 1 घंटे की नींद जरूर लेते थे।
द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब में संजय बारू बताते हैं कि मनमोहन सिंह बहुत शर्मीले और चुप्पे थे। उन्हें गपशप और स्मॉल टॉक का कोई शौक नहीं था। जब भी कभी वो अमृतसर और कोलकाता की अपनी यात्राओं के दौरान अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिला करते थे, उनकी समझ में नहीं आता था कि वो उनसे क्या बात करें, और उनकी पत्नी गुरुशरण कौर बातचीत जारी रखने की जिम्मेदारी ले लेती थी। मजे की बात यह है कि उन्हें बातूनी लोग बहुत पसंद, क्योंकि जब दूसरे लोग बात करते थे तो उन्हें ज्यादा बोलना नहीं पड़ता था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में वो उन नेताओं के साथ बैठते थे जो बहुत बात करते थे, जैसे कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति करजई। वो बहुत बोलते थे और मनमोहन सिंह मुस्कुराते हुए चुपचाप उनकी बातें सुना करते थे। लेकिन उनकी मुलायम छवि को देखते हुए बहुत कम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें कभी गुस्सा भी आता होगा। जी हां, वो बाकायदा गुस्सा करते थे और उनका चेहरा गुस्से में लाल हो जाता था। इसे लेकर संजय बारू बताते हैं, मनमोहन जी एक बार जयराम रमेश पर खफा हो गए थे क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी की एक चिट्ठी लीक कर दी थी। उन्होंने मेरे सामने जयराम रमेश को फोन पर डांटा। जयराम फोन पर अपनी सफाई दे ही रहे थे, लेकिन उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और फोन को गुस्से में नीचे पटक दिया। लेकिन वो कभी कभार ही गुस्सा होते थे। एक प्रेस सलाहकार के तौर पर मैंने अपने काम को सिर्फ एंजॉय किया, क्योंकि उनके पहले कार्यकाल में प्रेस के बीच उनकी छवि इतनी अच्छी नहीं थी। मुझे तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। उनको बेचना BMW कार बेचने की तरह था। वो कार इतनी अच्छी है कि उसके लिए किसी सेल्समैन की जरूरत ही नहीं। उनकी जीवनी पर वापस आए तो मनमोहन सिंह ने कैम्ब्रिज में भारत के निर्यात और आयात पर अपना शोध किया। कैम्ब्रिज से वापस आने पर उन्हें विदेश व्यापार विभाग में बतौर सलाहकार रखा गया और इसी विभाग के मंत्री थे ललित नारायण मिश्र। एक बार वो मनमोहन सिंह से नाराज हो गए क्योंकि वे कैबिनेट को भेजे जाने वाले एक नोट से सहमत नहीं। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा था कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव PN हस्कर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने कहा कि तुम वापस नहीं जाओगे और उन्होंने उन्हें वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया और इस तरह से एक मंत्री से लड़ाई भी उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। लेकिन फिर उन्होंने राजनीति में वित्त मंत्री के रूप में एंट्री कैसे ली? 2004 यूपीए गठबंधन के चुनाव जीतने के बाद सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में क्यों चुना? मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के संबंध कैसे थे? और बिना किसी प्लानिंग के मनमोहन सिंह ने अपने 10 सालों के प्रधानमंत्री कार्यकाल में 117 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की थी? और आज भी भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्हीं के नाम है, क्योंकि उसके बाद प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। और अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह को लेकर क्या कहा था? इन सभी अनसुने किस्से कहानियों को जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके प्लीज 11,000 लाइक्स करवा दीजिए और ऐसी ही अनकही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।